Namaskar. Today's class is today's topic is seismic waves. Seismic waves यानी कि भूकंपीय तरंगें. Seismic waves. What is the seismic wave? Movement of energy. Seismic waves means movement of energy due to the earthquake, due to the volcanic eruption, due to the large या massive landslide, due to the large scale devastation. यानी भूकंप या ज्वालामुखी के फटने या लैंडस्लाइड के कारण जो एनर्जी की तरंगें रिलीज होती हैं उसी को सीज्मिक वेव्स कहते हैं. तो सीज्मिक वेव्स क्या है? मूवमेंट्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ, मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू द अर्थ ड्यू टू द अर्थक्वेक, ड्यू टू द वोल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड्स या इस तरह की वजहों से. तो ये क्या है? सीज्मिक वेव्स मूवमेंट ऑफ एनर्जी है या एनर्जी वेव है. ये एनर्जी वेव जो कि अर्थक्वेक वगैरह की वजह से अर्थ के से गुजरती है, अर्थ में चलती रहती है, अर्थ में उत्पन्न होती है, पृथ्वी में उत्पन्न होती है, उसी को हम सीज्मिक वेव कहते हैं. मान लीजिए ये एनर्जी, मान लीजिए कि ये अर्थ है. इस अर्थ पे सीज्मिक वेव यानी कि मूवमेंट्स ऑफ वेव्स, मूवमेंट्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी मूवमेंट्स ड्यू टू द अर्थक्वेक, ड्यू टू द वोल्केनिक एरप्शन. ऐसा क्यों होता है? सीज्मिक वेव क्यों उत्पन्न होती हैं? अर्थ के अंदर सीज्मिक वेव क्यों उत्पन्न होती हैं? उसका एक कारण तो हमने बताया कि अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से, और ये वेव इसमें चलने लगती हैं, इसमें मतलब ट्रांसवर्स करने लगती हैं अर्थ के अंदर. तो इसको हम सीज्मिक वेव्स कहते हैं. सीज्मिक वेव्स जो है जहां से उत्पन्न होती है, मान लीजिए कि अब सवाल ये है कि ये एनर्जी जो है, जो अर्थक्वेक है, वोल्केनिक एरप्शन है, इसकी वजह से जो सीज्मिक वेव उत्पन्न हुई, तो इसमें एनर्जी कहाँ से आई? ये क्यों उत्पन्न हो गई? तो उसका कारण क्या है कि ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है. उसके आधार पे कि जो आपका एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर रेगुलर जो है लिथोस्फीयर फ्लोट करता रहता है, चलता रहता है. जब लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पे चलेगा, और वो एस्थेनोस्फीयर किसका है? वो मैग्मा है, एक तरह से सेमी सॉलिड है या विस्कस या प्लास्टिक सब्सटेंस है, मटेरियल है. तो मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी उत्पन्न होती है. इसी एनर्जी को हम सीज्मिक वेव कहते हैं. जब कोई डिस्ट्रक्शन होता है जो हम उसको फील करते हैं तो उसी को हम अर्थक्वेक कहने लगते हैं. जब कोई मटेरियल अर्थ से ऊपर की तरफ आता है, लावा या प्लूम्स या मोल्टेन मटेरियल, सब्सटेंसेस, गैसेस, वो सारे के सारे को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक फट गया, यानी कि वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, लावा फट गया. तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं क्यों होती हैं? प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है उसके आधार पे कन्वेक्शनल करंट है. कन्वेक्शनल करंट क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि अर्थ का अपना एक हीट है जिसको हम प्राइमोर्डियल हीट कह सकते हैं. नंबर 2 पे जो ये कुछ ऐसे यूरेनियम या थोरियम इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो भी अर्थ में मौजूद हैं और उसकी वजह से ये एनर्जी होती है, उत्पन्न है. अब सवाल ये है कि जो ये सीज्मिक वेव है, तो सीज्मिक वेव है मूवमेंट्स ऑफ द वेव थ्रू द अर्थ ड्यू टू द वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, लार्ज लैंडस्लाइड्स एंड मतलब इस तरह की चीज़ों की वजह से जो वेव उत्पन्न होती है उसी को हम सीज्मिक वेव कहते हैं. जब सीज्मिक वेव कहीं पे पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो ये चारों तरफ ऐसे मूव करती है. मान लीजिए कि यहां से कहीं से ऐसे उत्पन्न हुई तो ये ऐसे फैलेगी, ऐसे ये अपना इसका असर जाता रहेगा. वो एरियाज जो परपेंडिकुलर इससे ऊपर होंगे या पास में होंगे वहां पे सबसे पहले ये वेव नोटिस की जाएगी. उसी को हम कहते हैं कि सबसे पहले वहां पे अर्थक्वेक नोटिस किया गया.
ये जहाँ से इसका सेंटर होता है, जहाँ से उसका उद्भव मतलब कि उत्पन्न होती है, उद्भव होता है, जहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, उसी को हम फोकस कहते हैं। सीस्मिक वेव स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, फोकस इज द प्लेस फ्रॉम विच सीस्मिक वेव स्टार्टेड फर्स्ट। तो वहां से जहां से सीस्मिक वेव पहली बार स्टार्ट होती है उसी को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस, ये फोकस होता क्या है? इनसाइड अर्थ ही होगा, हमेशा अर्थ के भीतर होगा। और इस फोकस से वेव चारों तरफ ऐसे मूव करेंगे, या रिपल्स ऑफ द वेव्स स्टार्ट्स मूविंग आउटवर्ड साइड्स। व्हेन इट रीच टू द सरफेस इट स्टार्ट डिवास्टेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस दैट इज बेटर नोन एज अर्थक्वेक। ये सीस्मिक वेव जहां से अर्थ के अंदर स्टार्ट होती है वो चारों तरफ वाटर की रिपल की तरह फैलती है। जैसे कोई भी ईंट या पत्थर हम पानी में, तालाब में ऐसे फेंक देते हैं तो चारों तरफ ऐसे रिपल जो है, वेव्स चारों तरफ उसके फैलने लगती है। अगर यहाँ पे कोई, मान लीजिए ये तालाब है, ऐसे यहाँ पे एक टुकड़ा पत्थर का या कुछ फेंका गया तो चारों तरफ वेव्स ऐसे फैलने लगेगी। ऐसे हमने देखा कि चारों तरफ, और राउंड में ऐसे सर्कल में, मतलब कि वो ऐसे फैलेगी। सेम ऐसे सीस्मिक वेव जहां से ये स्टार्ट होगी चारों तरफ ऐसे रिपल की तरह ये फैलने लगेगी। ये वेव जो है सबसे पहली बार जहां पे स्ट्राइक करेगी, कहां पे? जो एरिया इसके एग्जैक्टली पास में होगा सरफेस का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसके परपेंडिकुलर जो एरियाज होगा सरफेस पे, जहां पे ये अर्थ के सरफेस पे पहली बार इस वेव की तरंगें या वेव पहुंचेगी, उसी को कहा जाएगा जो है ये फोकस हो जाएगा, और उसी को हम इपीसेंटर कहते हैं। उसी को हम इपीसेंटर कहेंगे, जहां पे फर्स्ट टाइम ये वेव फर्स्ट टाइम अर्थ सरफेस पे जहां पे पहली बार नोटिस की जाएगी उसी को इपीसेंटर कहा जाएगा। जहां से उसका उद्भव होगा अर्थ के अंदर, जिस जगह से पहली बार ये वेव स्टार्ट होगी उसी को फोकस कहते हैं। तो फोकस हमेशा कहां पे होगा? अर्थ के अंदर होगा। इपीसेंटर कहां पे होगा? यहां पे होगा, ऊपर, अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर जहां हम रहते बसते हैं। फर्स्ट टाइम जो परपेंडिकुलर होगा फोकस के, जहां पे ये वेव रिकॉर्ड की गई, सबसे मैसिव डिवास्टेशन यहां पे होगा। उसके बाद ये एरियाज थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पे डिवास्टेशन कम होगा, ये एरियाज या डिस्ट्रक्शन कम होगा और डिवास्टेशन कम होगा। यहाँ पे इन दोनों एरियाज में लमसम बराबर डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन होंगे। यहाँ पे डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन घटता रहेगा, यहाँ पे जो है डिजास्टर्स, इसका कम डिजास्टर्स इफेक्ट होगा। तो ये सारी की सारी जो है ये वेव्स के कारण होंगी। अब हम ये बातें करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव या सीज़मिक वेव के क्या क्या प्रकार हैं। तो ये क्या है सीज़मिक वेव? और जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये प्लेट है ये हमेशा मूव करती रहती है, किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर हमेशा एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करता रहता है, चलता रहता है। इसका मतलब ये सीज़मिक वेव हमेशा उत्पन्न होती रहती है। तो सीज़मिक वेव इट्स रिमेन इन द मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ round the year, but it cannot be noticed in general. Whenever any earthquake occurred, it noticed and measured by the seismologist. जब कभी पे कहीं पे कोई भूकंप या तबाही आती है तो हम इसको नोटिस करते हैं, वरना ये क्या है, सीज़मिक वेव ये परमानेंट मूव करती रहती है। 3 मतलब कि ये जो इसका रेक्टर स्केल है 2, 3 तक, तो ये हमेशा अर्थ के ऊपर भी आ करके चलती रहती है। इसका कोई भी इस तरह से डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन नहीं होता। जब ये 4.5 या उससे एबव होता है तब हमें थोड़ा सा ऐसे शेकिंग या शिवरिंग स्टार्ट होता है। तो हम, यानी कि जब दीवार हिलती है, जमीन हिलने लगती है, कब? जब 4.5 या उसके एबव होता है यही वेव। जब ये वेव 5 या उसके एबव हो जाता है तब दीवारें टूटने लगती हैं। जब 8 ऊपर हो जाता है रेक्टर स्केल पे, रेक्टर स्केल क्या है? ये इन वेव का एक तरह से मैग्नीट्यूड्स को मेजर करने का एक पैमाना है, जिसके आधार पे हम मेजर करते हैं कि कितनी ज़्यादा सीज़मिक वेव है, और किस पे, फिर उसी आधार पे हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा इस तरह डिस्ट्रक्शन होगा। इसको बाद में हम अर्थक्वेक में पढ़ेंगे डिटेल में।
तो ये जो है पहली बार नोटिस करेगी की जाएगी जहां पे वे वहीं पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का असर होगा। अब हम बातें करते हैं कि सीज़मिक वेव्स के टाइप्स ऑफ सीज़मिक वेव्स। सीज़मिक वेव को जो है हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स में नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा पी वेव, नंबर 2 पे हमारा एस वेव, नंबर 3 पे हमारा एल वेव। पी वेव, एस वेव, एल वेव, एस वेव, पी वेव, एल वेव। पी मीन्स प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें। फर्स्ट टाइम जो होती है यही वेव नोटिस की जाती है, यही तरंगें आती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी वेव्स। इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी वेव। ये फास्टेस्ट वेलोसिटी होती है इसकी, फास्टेस्ट वेलोसिटी होगी इसकी, या स्पीड इसकी सबसे ज्यादा तेज होगी। ये जो है लीस्ट डिस्ट्रक्शंस होगा इससे। ये क्या है आपका? मूव लाइक ए साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इट कैन ट्रांसवर्स, इट कैन ट्रांसवर्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। तो हमने क्या देखा पी वेव में? इसी को हम प्राइमरी वेव कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम यही वेव अपीयर होती है या नोटिस की जाती है। ये फास्टेस्ट वेलोसिटी होती है, सबसे ज्यादा तेज ये फ्लो करती है या बहती है। लीस्ट डिस्ट्रक्शंस होता है, इसमें जो है तबाही बर्बादी बहुत कम होती है इस वेव के कारण। मूव लाइक के साउंड वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव का मतलब क्या होता है? वो वेव जो अपने पार्टिकल्स को अपने डायरेक्शंस के पैरेलल पुश करती हो, उसी को हम साउंड वेव कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई वेव इस तरह से चलती है, तो कुछ वेव ऐसी होती है इस तरह से मूव करती है, कुछ वेव आपकी ऐसे ऐसे मूव करेगी। ये हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। ये हिस्सा हमारा जो है ट्रफ कहलाता है। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। इस तरह से कुछ वेव जो है परपेंडिकुलर, ये अपने जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, पैरेलल मूव करती है अपने डायरेक्शंस के। व्हेन वेव मूव इट्स पार्टिकल पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, जब वेव अपने पार्टिकल्स को अपने ही डायरेक्शन से, मूवमेंट वाले डायरेक्शंस के पैरेलल ही, उसी दिशा में ही पुश करती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बैक एंड फोर्थ, यानी ये आगे पीछे होती है। तो जो ये वेव है आपका पी वेव, कुछ इस तरह से चलती है। फाइनली क्या है कि इसका जो है इस तरह से रिपल या इस तरह से आपका क्रेस्ट और ट्रफ कोई क्रिएट नहीं होता। जब क्रेस्ट और ट्रफ क्रिएट नहीं होगा तो इसका मतलब इसको एक ही दिशा में ऐसे मूव करना है, तो बहुत आसानी से इसकी स्पीड मेंटेन रहेगी और हर तरह के ये सॉलिड, लिक्विड, गैस से गुजर जाएगी, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है आपका इधर उधर, इस वेव में एनर्जी ये आगे मूव करने में, इधर मूव करने में कहीं ना कहीं घटती और बढ़ती रहती है।
घट जाती है। इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसी को हम जो है साउंड वेव कहते हैं। साउंड वेव भी ऐसे ही लमसम मूव करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं इस पी वेव को। ये सॉलिड से मूव करती है, लिक्विड से मूव करती है और गैस से मूव करती है। अब कोई वेव अगर गैस से मूव कर जाए, गैस का मतलब ऐसे समझिए जैसे कि एटमॉस्फेयर, हमको कोई ना कोई मीन चाहिए होता है साउंड वेव के लिए। यहां हमने क्या लिखा, ये मूव एज ए साउंड वेव, मूव लाइक ए साउंड वेव, बिहेव लाइक ए साउंड वेव। ये साउंड वेव है नहीं, साउंड वेव की तरह खाली इसका मूवमेंट है कि ऐसे पैरेलल अपने डायरेक्शन के ही होता है इसका। साउंड वेव का है कि कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये साउंड वेव क्या है, इस साउंड वेव की ये पैरेलल मूव करती है। खाली हमको यहां इससे ये मतलब है, इसका जो बिहेवियर है मूवमेंट्स का वो इस तरह से है, वरना साउंड वेव से कोई मतलब ये नहीं है। तो ये सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से सबसे ज्यादा ये आपका सॉलिड से मूव करेगी, उसके बाद लिक्विड से, उसके बाद जो है कंपैक्ट और कंडेंस मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। हमने देखा है कि जैसे जब अर्थक्वेक आता है और ऊपर से कोई अगर प्लेन उड़ रहा होता है तो उसमें शेकिंग और शेयरिंग होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये पी वेव कहीं ना कहीं गैस से मूव कर सकता है। गैस ये ट्रांसवर्स कर करके कहीं ना कहीं प्लेन को ये स्ट्राइक करेगा और उसकी स्पीड को डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए उसमें शेकिंग या शिवरिंग की कंडीशन आ सकती है, या शेकिंग या शिवरिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि पी वेव जो है गैस से मूव कर सकती है। गैस का मतलब हम समझ लेते हैं एटमॉस्फेयर मान लीजिए, तो अगर ये एटमॉस्फेयर से मूव कर सकती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वेव हमारा प्लेन को डिस्टर्ब या थोड़ा सा उसको शेक कर सकता है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, कि अर्थ में ये वेव जब मूव करती है तो उसका नेचर कैसे होता है, कहां कहां पे इसकी स्पीड घट जाती है, कहां कहां पे स्पीड इसकी मतलब फिर बढ़ जाएगी। अब आप आ जाइए एस वेव के बारे में पढ़िए। एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव। इसकी स्पीड जो है इसके कंपैरिजन में पी वेव के मुकाबले में कम होती है। फर्स्ट टाइम में प्राइमरी वेव अपीयर होगी, सेकंड टाइम में आपका सेकेंडरी वेव अपीयर होती है। तो सेकंड इन द अपीयरेंस थ्रू दी व्हेनेवर इट्स मूव थ्रू दी अर्थ। सेकंड टाइम पे यही वेव दिखती है, इसलिए इसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। द्वितीयक जो है तरंगें या द्वितीय तरंगें। फास्टेस्ट स्पीड या वेलोसिटी होगी पी वेव की, तो इसकी स्पीड जो है एस वेव की स्पीड कम होगी, किसके मुकाबले में, पी वेव के मुकाबले में, लेस देन। तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी कह लीजिए, लेस देन पी वेव। पी वेव से इसकी स्पीड कम होगी। मूव लाइक ए साउंड, ये लीस्ट डिस्ट्रक्शन है, ये डिस्ट्रक्शन सबसे कम करेगा पी वेव, क्योंकि पी वेव हॉरिजॉन्टली मूव करती है, पैरेलल ऐसे मूव करती है। तो डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रक्शन जब होगा जब वो कोई चीज ऐसे ऐसे ऊपर करके नीचे मूव करेगी, तो ऊपर जाएगी तो ऊपर में जो है एक तरह से शेकिंग या शिवरिंग क्रिएट करेगा, नीचे जाएगी फिर शेकिंग या शिवरिंग। तो जिस मतलब मीडियम से ये गुजरेगी तो ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से ये लीस्ट डिस्ट्रक्शन है, इसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, एस वेव का डिस्ट्रक्शन आपका ज्यादा होगा किससे, पी में। तो यहां हम लिख सकते हैं कि मोर डिस्ट्रक्शन देन पी वेव। पी वेव के मुकाबले में इसमें डिस्ट्रक्शन जो है ज्यादा होगा, किसमें, एस वेव में। इट मूव लाइक ए साउंड वेव, ये जो है साउंड वेव की तरह मूव करती है। साउंड वेव कैसे मूव करता है, सेम ऐसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टली अपनी ही दिशा के पैरेलल ही मूव करता है। ये वाला जो है थोड़ा सा इसमें रिपल्स क्रिएट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो साउंड वेव है तो ये यहां लिख सकते हैं हम मूव लाइक ए लाइट वेव। लाइट वेव की तरह इसका मूवमेंट होगा। लाइट वेव कैसे मूव करता है, देखिए इस तरह से थोड़ा उसमें क्रस्ट और ट्रफ क्रिएट होने लगेगा, इस तरह से कुछ मतलब मान लीजिए लाइट वेव की तरह मूव करेगा।
ये हमने क्या लिखा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल है पी वेव वाला, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स है। इट कैन मूव थ्रू दी सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये जो है आपका वनली सॉलिड, वनली सॉलिड कैन नॉट ट्रांसवर्स, कैन नॉट मूव थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस, ये वनली सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉलिड मटेरियल से ही मूव कर सकती है। अब देखिए ये जो एल वेव है इसको हम लॉन्ग वेव भी कह सकते हैं, लॉन्ग वेव। इसको हम लॉन्ग वेव भी कह सकते हैं, एल मतलब लॉन्ग है, लॉन्ग वेव। एल वेव का दूसरा नाम जो है आपका सरफेस वेव भी है, सरफेस वेव। देखिए सरफेस पे जब कोई वेव, अगर हम यहां पे एक डायग्राम बना करके समझा दें थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये जो है हमारा ये अर्थ है, अर्थ में यहां से फोकस, जहां से वेव स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये वेव चारों तरफ इसके मूव करेगी ऐसे, ये सीज़मिक वेव्स हैं। सीज़मिक वेव जब यहां पे अर्थ के ऊपर अपीयर होगी तो यही पी एंड एस वेव ही सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, और एल वेव जो होता है या एस वेव ही वनली यहां पे इस पे मूव करती है सरफेस के ऊपर, इसीलिए इसको सरफेस वेव कहते हैं। पी और एस वेव का असर जो है सरफेस पे बहुत कम हो जाता है। तो जब यही वेव, तो सवाल यह है कि जब ये सरफेस में मूव नहीं करती तो हमने यहाँ पे प्लेन को कैसे शेकिंग या शिवरिंग वाली कंडीशन बता दी, एक क्वेश्चन मार्क ये भी है। तो उसमें कहना यह है कि एक्चुअली सीज़मिक वेव एक ही चीज है, बट इसके मूवमेंट्स या इसका जो नेचर है अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग जो है मीडियम से जब गुजरती है तो अलग अलग नाम दे दिया गया है। इसको एक तरह से ये समझिए, और उसके कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे हमने उसको पी ने नाम दिया, कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे एस, और कुछ का नाम पे हमने एल वेव नाम दे दिया। एल वेव जो है मेनली ये सरफेस पे जो है आपका अपीयर हो जाती है, इसीलिए इसको एल वेव यानी कि सरफेस वेव कहते हैं। ये जब तक अंदर रहती है तब तक इसी को हम पी वेव एंड एस वेव कहते हैं। सब सरफेस पे जब ये चलेगी तो ये इसका मतलब कि सबसे लास्ट में ये पहुंचने वाली वेव होती है, और हम इसको कह सकते हैं कि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होती है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है, आपकी सरफेस पे होती है। भूकंप जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, झेलते हैं, ये सारा का सारा आपका अर्थक्वेक ही इसी के कारण होता है। अर्थक्वेक की जो कंडीशंस होती है आपका, वो सारे के सारे इसी के कारण होंगे, सरफेस वेव के कारण होते हैं। तो ये जो है मोर डिस्ट्रक्टिव देन पी वेव। एस वेव ये जो है पी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। एल वेव जो है एस वेव से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किसमें होता है, एल वेव में। भूकंप का जो कुछ भी असर झेला या देखा जाता है वो आपका सरफेस वेव की तरह से देखा जाता है। इसमें देखिए रिपल जो है कहीं ना कहीं क्रस्ट और ट्रफ जो है बनना शुरू हुआ था, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर मूव करती है अपने जो है दिशा के डायरेक्शंस के। ये वाला जो है फर्दर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसमें क्रस्ट और ट्रफ बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब क्रस्ट और ट्रफ बहुत ज्यादा इसमें बनेगा इस वेव में, इसके मुकाबले में भी इसमें क्रस्ट और ट्रफ बहुत ज्यादा बनने लगेगा, तो ये मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इसमें क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम इसको अर्थक्वेक कहेंगे। तो ये वेव्स की कुछ क्वालिटीज थी, कैरेक्टर्स थी, जिसके बारे में हमने बातें की। ये वेव ओनली सरफेस पे ही अपीयर होती है। ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में जो है मूव करने वाली दोनों वेव्स हैं। इसमें क्या है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों से मूव कर सकती है, ट्रांसवर्स करती है या चलती है। ये वनली और वनली सॉलिड मीडियम से ही चलेगी। ये वनली सरफेस पे ही अपीयर होती है, इसलिए सरफेस पे होता है नाम इसका। सबसे कम जो है रिपल या ना के बराबर ये इसका जो ट्रांसवर्स है या मूवमेंट है, ये अपने ही दिशा में पैरेलल मूवमेंट होता है।
इसका वाला मोमेंट्स कहीं ना कहीं जो है आपका ट्रफ ऑफ क्रस्ट क्रिएट करने लगता है। इसमें मैक्सिमम टाइम जो है ट्रफ ऑफ क्रस्ट जो है कि जो है इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इसको एस वेव्स कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव वेव कहते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि इन वेव का इम्प्लीमेंटेशंस क्या है और एप्लीकेशंस क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सीज्मिक वेव्स, सीज्मिक वेव का क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर्स। अर्थ के अंतरूनी आंतरिक संरचना के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये सीज्मिक वेव्स का क्या क्या मतलब कि उसका एप्लीकेशन है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें अब तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशंस। हमने क्या देखा कि जो ये पी वेव है, हमने देखा आपका एस वेव है, हमने देखा सरफेस वेव है, ये तीन वेव देखा। ये जो है आपका मूव करती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों से मूव करती है। ये वनली सॉलिड से मूव करती है, ये वाली हमारी अपीयर्स ओवर द सरफेस। कहाँ पे वनली अपीयर होती है, ये अपीयर ओवर द सरफेस, ओवर सरफेस, सरफेस पे ये वनली सरफेस वेव जो है अपीयर होती है। हम अगर अर्थ का एक टुकड़ा ऐसे कुछ बना लें, हमने क्या देखा कि ये जो वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, क्रस्ट है। कहाँ तक, 32 किलोमीटर तक इनसाइड द अर्थ। उसके बाद हमारा जो पार्ट है ये अर्थ का, ये जो है मोहर डिस्कंटिन्यूटी है, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। ये हमारा जो है क्या कहते हैं 2900 किलोमीटर तक, जो कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मान लीजिए। ये हमारा जो है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, यानी कि 51-50 किलोमीटर डेप्थ तक हो जाएगा मान लीजिए। और ये सेंटर है अर्थ का, यानी सरफेस से लेकर के ये जो सेंटर वाला है, यानी अर्थ का जो रेडियस है, उसको हमने एवरेज रेडियस का लेंथ ले लिया, तो 6370 किलोमीटर मान लीजिए है। हमने इसका नाम दे दिया क्रस्ट। इस वाले पूरे पार्ट्स का हमने नाम दे दिया मेंटल। इसका हमने नाम दे दिया आउटर कोर। इसका हमने नाम दे दिया इनर कोर। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये मान लीजिए कि ये जो है लाइन यहां से लेकर के इस वाले जोन का हमने नाम क्या रखा, लिथोस्फीयर। इसी का नाम हमने क्या रखा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये कितना किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर तक। कुछ हिस्सा क्रस्ट के अंदर है लिथोस्फीयर का, कुछ हिस्सा किसमें, मेंटल के अंदर पा जा रहा है। लिथोस्फीयर के बाद हमने क्या रखा नाम, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। उसके बाद हमने जो है मेसोस्फीयर नाम रख दिया मान लीजिए। ये भी 700 या 900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक का नाम हमने क्या रखा, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर। फिर हमने नाम जो है इसका क्या रख दिया, डी लेयर रख दिया। फिर हमने आउटर कोर, इनर कोर रख दिया। अब सवाल यह है कि जो अर्थ में अगर ये वेव मूव करेंगी तो अब इसमें देखिए ये जो एस वेव तो ओनली सरफेस पे अपीयर होती है, तो इसको हटा दीजिए। अब सवाल क्या है कि जो ये हमारा एस वेव है, जो कि ओनली और ओनली सॉलिड से ही गुजरती है, ये ओनली सॉलिड से ही गुजरेगी। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से गुजर सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमने एस वेव चलाई, कहाँ से, यहाँ से कहीं पे सीज्मिक वेव यहाँ फोकस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसमें क्या देखा आपने कि ये हिस्सा जो है आपका पूरा का पूरा ये सॉलिड है। ये आपका जो लिथोस्फीयर क्या है, ये सॉलिड है, तो इसमें इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा। किसका, एस वेव का। ये हिस्सा हमारा जो है सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड यानी कि प्लास्टिक या विस्कस है, या थोड़ा बहुत लिक्विड कह लीजिए। तो जब ये लिक्विड रहेगी तो इसमें स्पीड इसकी घट जाएगी। तो एस वेव जो है क्योंकि लिक्विड से फ्लो नहीं करती है, इसलिए इसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी।
ये जो है क्या करने लगेगी कि रिफ्लेक्ट होने लगेगी, अपने दिशा से ये हटने लगेगी। कौन? एस वेव। एस वेव जब इसमें आएगा तो ये पूरा पूरा सॉलिड है आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर अगर हमारा सॉलिड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? हमारा सॉलिड है मेसोस्फीयर। जब ये सॉलिड है तो इसमें एस वेव की स्पीड बढ़ जाएगी और अपनी दिशा में एग्जैक्टली जो है ये पेनिट्रेट करेगी। डी वेव जो है स्टार्टिंग में तो खूब स्पीड से चलेगी, लेकिन जब ये आउटर कोर के पास में पहुंचेगी तो आउटर कोर के कारण ये हिस्सा डी वेव का थोड़ा बहुत लिक्विड फॉर्म में, हल्का सा सेमी लिक्विड कह लीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसकी स्पीड जो है घटने लगेगी। आउटर कोर तो फुल्ली जब लिक्विड में है तो आउटर कोर में तो डिसअपियर हो जाएगी, मूव ही नहीं करेगी। डिसअपियर हो जाएगी। एस वेव की खाली ओनली हम बातें कर रहे हैं, तो यहां पे ये डिसअपियर हो जाएगी। और जब ये डिसअपियर हो जाएगी तो क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट कर देगी अपनी दिशा से। मान लीजिए कि ये हमने ऐसे कुछ अर्थ का एक हिस्सा ये बनाया, ड्रॉ किया। अर्थ का मान लीजिए कि ये जो है हमारा इनर कोर है, ये हमारा आउटर कोर है, ये इनर कोर है, ये हिस्सा जो है हमारा आउटर कोर है अर्थ का। अब देखिए यहां से सपोज दैट एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ की। मान लीजिए कि ये जो है लाइन पे कहीं पे यहीं पे अर्थक्वेक अपीयर हुआ या सीज्मिक वेव स्टार्ट हुआ। फोकस हमारा यहां है। तो सीज्मिक वेव में हमने क्या देखा कि ये वेव जो है आपका एस वेव कैसे मूव करेगी? देखिए ऐसे आएगी, इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जा रही है एस वेव। एस वेव इधर भी चली जा रही है, इधर भी चली जा रही है, इधर भी चली जा रही है। एस वेव इधर भी चली जा रही है। यही एस वेव आपकी जो है यहां तक आ रही है, यानी 105 डिग्री तक। एस वेव ये आउटर कोर में एंटर नहीं हो पाई क्योंकि ये लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड में एस वेव मूव नहीं करती, तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसी पे देखिए आउटर कोर का जो आउटर बाउंड्री है उस पर ये रिफ्लेक्ट होकर के 105 डिग्री तक मूव कर जा रही है। यही एस वेव मान लीजिए इधर आएगी तो क्या इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी, चारों तरफ मूव करती है ना ये। तो ये मान के चलिए इधर ऐसे मूव कर रही है। जैसे ये एस वेव जो है यहां पे पहुंचेगी आपकी, तो इस वाले जोन में आपका यह 105 डिग्री एस वेव क्या है आपका रिफ्लेक्ट कर जा रही है। कहां पे रिफ्लेक्ट कर जा रही है? आउटर कोर का जो आउटर सरफेस है उस पर रिफ्लेक्ट कर जा रही है। क्यों रिफ्लेक्ट कर जा रही है? क्योंकि यहां पे आउटर कोर पे आपका जो है लिक्विड है, इस वजह से एस वेव जो है आपका रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ठीक, अब अगला सवाल यह है कि हमारा, अब हम अगली बार ड्रॉ करते हैं। तो एस वेव में हमने क्या देखा? ये सॉलिड से गुजरी, सेमी सॉलिड में थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, ये आपका जो है या विस्कस से थोड़ी स्पीड कम हो गई। ये फुल्ली सॉलिड है, अगेन इसकी स्पीड तेज हो गई, और ये डी में भी अब मतलब चल रही है, मूव कर रही है। जैसे यहाँ पे पहुंचती है ये जो है डिसअपियर हो जाती है, और डिसअपियर होकर के ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। देख लीजिए रिफ्लेक्ट हो गई। अगला हमने वेव बनाया, मान लीजिए कि पी वेव। पी वेव भी साथ में यहीं से स्टार्ट होगी, चारों तरफ ऐसे मूव कर रही है। ये क्या है? पी वेव है। ये क्या हमारा? पी वेव है। पी वेव है, पी वेव भी है। जब पी वेव इस पे पहुंचेगी आपका ये इनर कोर पे, तो इनर कोर पे, तो इसका ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। आउटर कोर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है मान लीजिए। तो लिक्विड सोर्स से जब पहुंचेगी तो स्पीड घट जाएगी, और स्पीड घटने के साथ साथ ये थोड़ा सा ऐसे मतलब कि रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन दोबारा जो है ये वेव
फिर अपीयर होगी, दोबारा ये फिर अपीयर हो जाएगी, लेकिन स्पीड इसकी घट चुकी होगी। तो इसको हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि 145 डिग्री, 145 डिग्री। चारों तरफ ऐसे ये भी मूव करेगी, इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहां पे पहुंचेगी आउटर कोर पे, तो आउटर कोर पे ये वेव रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट करने का मतलब कि ये अपने दिशा से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई वेव जब मूव करती है तो वो थोड़ा सा उसका एंगल चेंज हो जाए, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब उसका फुल्ली जो है डायरेक्शन ही बदल जाए, यानी कि रीबाउंसिंग ऑफ द वेव डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। यहां पे जो है ये वेव आ करके रिफ्रैक्ट हो रही है, थोड़ी इसकी स्पीड भी घट जा रही है, कहां पे, आउटर कोर पे, क्योंकि आउटर कोर जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो इस लिक्विड होने के कारण इससे हम पता कर सकते हैं इस वेव के द्वारा कि अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे किस किस मैटर से या किस किस मतलब से बना हुआ है, कहां पे लिक्विड है, कहां पे सॉलिड है। अब देखिए सवाल यह है कि जो पी वेव है इसका शैडो जोन कौन सा है। पी वेव कहां पे नहीं पहुंच पा रही है, 105 से लेकर के 145 के बीच में पी वेव नहीं पहुंच पा रही है। तो हम लिख सकते हैं कि शैडो जोन ऑफ पी वेव, पी वेव का शैडो जोन हमारा 105 से लेकर के 145 इन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। यहां पे भी देखिए पी वेव का शैडो जोन, क्यों, क्योंकि इससे तो गुजर पाई नहीं, ये वाला जो है आपका आउटर कोर है इससे गुजर नहीं पाई पी वेव। तो यह पी वेव का जो शैडो जोन है ये क्या है, इतने एरिया में नहीं पहुंची और इतने एरिया में पी वेव नहीं पहुंच पाई, तो इसको कहा जाएगा शैडो जोन ऑफ पी वेव। ये कहां से 105 से लेकर के 145 डिग्री तक बन रहा है। अब अगला सवाल क्या है कि शैडो ऑफ द एस वेव, हम जो है अगला ले लेते हैं शैडो ऑफ एस वेव, शैडो ऑफ एस वेव। एस वेव का शैडो कहां से बन रहा है, एस वेव तो ओनली इधर 105 तक पहुंच रही है, इधर भी 105 तक पहुंच रही है, और इस बीच में तो फुल्ली डिसअपियर है एस वेव। तो शैडो ऑफ एस वेव कहां से, इधर के 5 से लेकर के इधर के 5 तक एस वेव का शैडो है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि शैडो ऑफ एस वेव क्या है, 105 डिग्रीज टू 105 इन अदर साइड, 105 से लेकर के 105 डिग्री तक या एंगल तक इसका जो है वेव नहीं अपीयर हो पाती है, तो इसको कहते हैं शैडो ऑफ एस वेव हो जाएगा। अभी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया सिस्मिक वेव। अब यहीं पे हम इसको विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट, ओके बाय।